तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये क्लास चलती है हमारी रेलवे ग्रुप डी के लिए, जो कि हमारी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास चलती है, जो कि आपके 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं। रेलवे के हर एक एग्ज़ाम के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट होती है। हमने इसमें रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। लगभग हमने इसमें पिछले 10 सालों के क्वेश्चन उठाए हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22। इससे पहले हमने 21 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इस पर बनी पड़ी है, तो उसे एक बार ज़रूर चेक करें। इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी का साइंस का पूरा निचोड़ मिलने वाला है इसी क्लास से, यानी कि सिर्फ एक क्लास से नहीं, आपको सभी क्लास देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से मिल सके। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्ताक्षरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा आपसे कि जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्ताक्षरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। स्थैतिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। बताइए कि जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो कौन सी ऊर्जा हस्ताक्षरित होती है, यानी कि संग्रहित होती है। तो आप बताएंगे यह होती है आपकी स्थैतिक ऊर्जा। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, स्थैतिक ऊर्जा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 10/10/2018 और शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। चलिए इसी क्वेश्चन के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर सही हो गया था। तो किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। अतः जब हम एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो रबड़ बैंड की खींची हुई स्थिति के कारण हस्ताक्षरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। का डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। कैसी होती है? द्रव, प्लाज्मा, ठोस या गैस में। बताइए कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम कैसी होती है? द्रव, प्लाज्मा, ठोस या गैस। तो आप बताएंगे कि यह होती है आपकी गैस। कौन सी अवस्था होती है? गैस। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का 26/10/2018 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 26/10/2018 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। चलिए इसी के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया कि किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विराम अवस्था में आने तक किए गया कार्य के रूप में व्यवस्थित की जा सकती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस अवस्था व द्रव कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कण की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कि डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है।
किस में होती है? कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम, तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, गैसों में। इसमें गैसों में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 12/11/2018 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमने पीछे ही देख लिया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कि एक घर में एक माह में 900 गुणा 10 की पावर 0 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इस इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? बताइए कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 तो ये होगी 250। कितनी? 250। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया कि ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऐसा ही पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या? जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? गुलाब, साबुन, लौंग या हल्दी? क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? तो ये आपकी लौंग। क्या है? लौंग। लौंग आपकी एक गंधीय सूचक है। और ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 26/9/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। कब? आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे वेनिला, प्याज एवं लौंग आदि गंधीय सूचक हैं। क्या? गंधीय सूचक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि जिस पदार्थ की गंधीय अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है। क्या? जिन पदार्थों की गंधीय अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है तो उन्हें कहा जाता है श्लेषित या सिंथेटिक सूचक या अम्लक्षार सूचक या घ्राण सूचक या प्राकृतिक सूचक। बताइए क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 6। तो श्लेषित सूचक नहीं, अम्लक्षार सूचक नहीं, प्राकृतिक सूचक नहीं, तो ये कहा जाता है आपका घ्राण सूचक। कौन सा? घ्राण सूचक। ठीक है, घ्राण सूचक। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर के उपयुक्त की व्याख्या देखें। पीछे वाला सेम था। क्वेश्चन नंबर 7 कि उपरोक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या? उपरोक्त विकल्पों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। क्या? उपरोक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें कि नीला लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। बताइए कि उपरोक्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्षार अमल या लाल। ऑप्शन नंबर बी है आपका अमल, क्षार और हरा।
सी आपका क्षार, अम्ल और गुलाबी। डी ऑप्शन आपका अम्ल, क्षार और लाल। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट और 19/4/2016 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो अमल, क्षार और लाल यहाँ पर ये सही हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि लिटमस पेपर वास्तव में नीले रंग का होता है, परंतु जब इसे अमल में डुबोया जाता है तो यह लाल रंग का हो जाता है। और जब इसे लाल लिटमस पेपर को पुनः क्षारीय विलयन में डुबोया जाता है तो यह लाल से नीला हो जाता है। लिटमस पेपर की इस प्रकृति के कारण इसे सूचक भी कहते हैं। क्या लिटमस पेपर वास्तव में नीले रंग का होता है, परंतु जब इसे अमल में डुबोया जाता है तो यह लाल रंग का हो जाता है। और जब इसे लाल लिटमस पेपर को पुनः क्षारीय विलयन में डुबोया जाता है तो यह लाल रंग से नीला रंग हो जाता है। लिटमस पेपर की इस प्रकृति के कारण सूचक भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि मिथाइल ऑरेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? अम्लीय माध्यम में गुलाबी, क्षार माध्यम में और अम्लीयम माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी, या अम्लीय माध्यम में पीला या क्षारीय माध्यम में रंगहीन। ऑप्शन नंबर डी है अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। तो बताइए आप क्वेश्चन नंबर 8। तो ये होता है अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई 28/5/2019 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। कब? आरआरबी जेई 28/5/2019 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। चलिए ये ऑप्शन नंबर डी कि मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। कौन सा? क्या मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है। का जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तो तब हरा रंग होता है। कैसा होता है? रंगहीन, बैंगनी, नीला या गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये होता है आपका रंगहीन नहीं होता है, नीला भी नहीं होता है, ना ही आपका गुलाबी। तो ये होता है आपका बैंगनी। क्या? बैंगनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 5 अक्टूबर 2018 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग बैंगनी होता है। लिटमस जाल में घुलनशील विभिन्न रंजनकों का मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कि मानव में अमोनिया जो जहरीली है को यूरिया में बदल देता है। क्या मानव में जो अमोनिया यानी कि जो जहरीली है डैश को यूरिया में बदल देता है? किडनी, लीवर या अग्नाशय या बड़ी आंत। तो आप बताएंगे किडनी नहीं, अग्नाशय भी नहीं, नहीं आपकी बड़ी आंत। तो बदल देता है आपका लीवर। क्या? लीवर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी
30/4/2016 और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर सही हो गया था कि यूरिया का स्वाभाविक रूप से निर्माण प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के दौरान होता है। इस प्रक्रिया की वजह से ही प्रोटीन में मौजूद अमीनो समूह निकल जाते हैं। ये अमीनो समूह बेहद जहरीले अमोनिया यानी कि NH3 में परिवर्तित हो जाते हैं और इस तरह बनने वाले अमोनिया अंत में लीवर द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया का निर्माण अनिरर्थीय चक्र के द्वारा होता है, जिसे अमोनिया यूरिया में बदल जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें हमारी वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि क्लास के साथ। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।